आज की हमारी ये गहरी चर्चा भारत के इतिहास की एक कह सकते हैं बहुत ही झकझोर देने वाली घटना पर है। 22 दिसंबर साल 2000 और जगह थी दिल्ली का लाल किला। ये सिर्फ एक इमारत पर हमला नहीं था, ये तो भारत की पहचान, उसकी संप्रभुता पर एक सीधा प्रहार था। हमारे पास इस पर कुछ बहुत ही विस्तृत शोध और नोट्स हैं और हमारा मकसद है कि इनके जरिए हम परत दर परत ये समझें कि उस रात हुआ क्या था, इसके पीछे कौन था और सबसे जरूरी इसका भारत पर असर क्या पड़ा। बिल्कुल। और चर्चा शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात साफ कर देना चाहता हूं, जो अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। कई लोग इसे लाल किला ब्लास्ट केस कहते हैं। हाँ, ये मैंने भी सुना है। जो कि मतलब बिल्कुल सही नहीं है। ये कोई बम धमाका नहीं था। ये भारी हथियारों से किया गया एक आतंकवादी हमला था। और ये छोटा सा फर्क इस घटना की गंभीरता को पूरी तरह से बदल देता है। तो चलिए फिर उस रात की घटनाओं को क्रम से समझते हैं। तारीख थी 22 दिसंबर 2000 और समय रात के लगभग 9:30 बजे का था। हाँ, रात के 9:30 बजे। और ये क्रिसमस से ठीक पहले का वक्त था। जिससे माहौल में एक अलग ही तरह का डर और तनाव पैदा हो गया होगा। एकदम। और दो आतंकवादी जो देखने में बिल्कुल आम नागरिक लग रहे थे, लाल किला परिसर में दाखिल हुए। आम कपड़ों में। हाँ, आम कपड़ों में। लेकिन वो सिर्फ अंदर नहीं घुसे थे, वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास AK-47 राइफलें थीं, हैंड ग्रेनेड्स थे, मतलब पूरे घातक हथियार। और उन्होंने अंदर घुसते ही क्या किया? उन्होंने सीधा भारतीय सेना के जवानों पर, जो वहां सुरक्षा में तैनात थे, उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये एक सीधा और कह सकते हैं बहुत ही नृशंस हमला था, जिसका निशाना साफ तौर पर भारतीय सेना थी। और इस हमले का नतीजा बेहद दुखद रहा। हाँ भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए जी। और कई दूसरे घायल भी हुए। और यहाँ से बात और भी ज्यादा चौंकाने वाली हो जाती है। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद वो आतंकवादी लाल किले की दीवारों से कूदकर फरार हो गए। जी, वो भागने में कामयाब हो गए। मारकों में से एक। और वहां ऐसा हो गया। बिल्कुल, इसने बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। तो हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि इसके पीछे आखिर है कौन। हाँ, और इसकी जांच का जिम्मा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को सौंपा गया। और जांच में जो बात निकल कर आई, उसने भारत के सामने सीमा पार आतंकवाद के खतरे को एक बार फिर से उजागर कर दिया। मतलब ये किसी लोकल ग्रुप का काम नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस हमले को पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा यानी LAT ने अंजाम दिया था। तो उनका मकसद एकदम साफ था, भारत की राजधानी में डर फैलाओ, सेना को निशाना बनाओ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरो। सही बात है। तो अब सवाल ये था कि इस साजिश में शामिल लोगों को कैसे पकड़ा जाए। मुख्य आरोपी कौन था इसमें? मुख्य आरोपी का नाम था मोहम्मद आरिफ, जिसे अशफाक के नाम से भी जाना जाता था। उसे 2001 में गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा। और उसकी गिरफ्तारी के साथ ही हथियार, कुछ नकली दस्तावेज और इस केस से जुड़े कई बहुत अहम सबूत भी बरामद हुए। इस मामले में कोई और भी शामिल था? हाँ, एक और आरोपी था, मोहम्मद शाकिर। वो बाद में एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। तो ये जांच कई सालों तक चली, इसकी वजह क्या थी? मतलब इतना समय क्यों लगा? देखिए, इसकी मुख्य वजह थी इस मामले की जटिलता। ये सिर्फ कुछ लोगों का काम नहीं था, इसके पीछे आतंकवादियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। सीमा पार से जुड़े तार थे। बिल्कुल, सीमा पार से जुड़े तार थे और कई कानूनी पेचीदगियां भी थी, जिन्हें सुलझाने में काफी समय लगा। तो गिरफ्तारी हो गई और मामला अदालत पहुंचा। मोहम्मद आरिफ पर क्या-क्या आरोप तय किए गए थे? उस पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए। इंडियन पीनल कोड यानी IPC, UAPA और आर्म्स एक्ट के तहत। UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम? जी हाँ, और अदालत ने उसे दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई। लेकिन ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट तक गया। और देश की सर्वोच्च अदालत का इस पर क्या रुख था? उनकी टिप्पणी बहुत मायने रखती है ऐसे मामलों में। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने भी मौत की सजा को बरकरार रखा। पर यहां सबसे दिलचस्प बात वो है जो अदालत ने अपनी टिप्पणी में कही। क्या कहा था अदालत ने? कोर्ट ने इस हमले को महज एक हिंसक घटना नहीं माना। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने वाला कृत्य कहा। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, इससे ये साफ हो गया कि अदालत इसे सिर्फ हत्या के तौर पर नहीं, बल्कि देश पर हमले के तौर पर देख रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 8 फरवरी 2013 को मोहम्मद आरिफ को फांसी दे दी गई। जी, दिल्ली की तिहाड़ जेल में। और ये भारत में आतंकवाद से जुड़े मामलों में दी गई कुछ गिनी चुनी फांसियों में से एक थी। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? इस एक घटना ने भारत पर क्या कोई स्थायी प्रभाव छोड़ा? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसके कई बहुत दूरगामी प्रभाव हुए हैं।
हाँ, वो तो साफ था। पहला तो ये कि इसने हमारी सुरक्षा में जो खामियां थी उन्हें उजागर कर दिया, हाँ, वो तो साफ था। जिसके बाद सभी राष्ट्रीय और ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा को बहुत ज्यादा कड़ा कर दिया गया। और दूसरा, इसने सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के खतरे को और भी ज्यादा गंभीरता से लेने पर मजबूर किया। और तीसरा असर शायद कानूनों और हमारी निगरानी व्यवस्था पर पड़ा होगा। एकदम सही। इस घटना के बाद भारत के जो आतंकवाद विरोधी कानून थे और जो हमारा सर्विलांस सिस्टम था, उसे और मजबूत करने की प्रक्रिया में तेजी आई। और ये भी सच है कि लाल किला हमेशा से भारत की आजादी और पहचान का प्रतीक रहा है। इस हमले को तो सीधे तौर पर उसी पहचान पर चोट करने की कोशिश के रूप में देखा गया था। बिल्कुल। हमलावरों का मकसद सिर्फ जवानों की जान लेना नहीं था, उनका असली मकसद एक मनोवैज्ञानिक संदेश देना था कि हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। हाँ, कि भारत अपनी राजधानी में भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन जिस तरह से इस मामले में न्याय हुआ, उसने एक दूसरा संदेश दिया। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो लाल किला हमला केस हमें एक बहुत अहम बात याद दिलाता है कि आतंकवाद का निशाना सिर्फ इंसान नहीं होते, बल्कि वे प्रतीक भी होते हैं जो किसी देश के गौरव और उसकी आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस हमले में शहीद हुए सैनिकों का बलिदान और फिर न्याय के लिए चली ये लंबी कानूनी लड़ाई, ये सुरक्षा और कानून के शासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दिखाती है। तो श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जब कोई हमला किसी इमारत या स्मारक जैसी निर्जीव चीज पर होता है, तो क्या वो हमला सिर्फ उस ढांचे पर होता है या फिर उन सभी विचारों, उस इतिहास और उन मूल्यों पर होता है जिनका वो प्रतीक है? इस पर सोचिएगा जरूर।